नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम द्विवेदी युग के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसकी परिस्थितियाँ और द्विवेदी युग के मतलब काल के समय की जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने इसके पिछले एपिसोड में प्राप्त कर ली थी। आज हम प्रमुख साहित्यकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की हर्मिट, डेजर्टेड विलेज और द ट्रेवलर रचनाओं का अनुवाद किन कवि महोदय ने किया। तो इन तीनों रचनाओं का जो अनुवाद है वे श्रीधर पाठक जी ने किया। अनुवाद के बाद परिवर्तित शीर्षकों के नाम बताइए। तो गोल्ड स्मिथ की जो हर्मिट थी उसका शीर्षक अनुवाद के बाद एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम और द ट्रेवलर का श्रांत पथिक हो गए। तीसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उनका जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में 1864 में हुआ था। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक कब बने। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने। कवि होने के अलावा द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं बताइए, अर्थात कवि होने के अलावा और वे क्या क्या लिखते थे। कवि होने के साथ वे आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और संपादकाचार्य भी थे। मतलब उन्होंने रचनाओं और पुस्तकों की आलोचनाएं लिखी, बहुत सारे निबंध लिखे, अनुवाद भी किए और पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने क्या विशिष्ट कार्य किया। तो सरस्वती के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का परिमार्जन किया और साहित्य के उत्थान का कार्य बहुत ही परिश्रम और लगन के साथ किया। द्विवेदी जी के मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या कितनी है। गद्य और पद्य सभी ग्रंथों की मिलाकर उनकी संख्या है 81। द्विवेदी जी के कुछ मौलिक पद्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप और देवी स्तुति शतक जो हैं ये उनके मौलिक पद्य ग्रंथ हैं। और भी ग्रंथ हैं कुछ, इनमें जो द्विवेदी युग का समय था 1900 से 1918 तक का, उस समय के हैं। जैसे इसमें काव्य मंजूषा जो है वो 1903 में लिखी गई, सुमन 1923 में लिखी गई, कान्यकुब्ज अबला विलाप जो है उसकी रचना 1907 में हुई और कविता कलाप 1909 में लिखा गया। देवी स्तुति शतक जो है वह 1892, इससे भी पहले की रचना है। उनके अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है। तो उनके अनुदित जो रचनाएं हैं उनमें है गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव सार। गंगा लहरी जो है वह पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी का ही सवैयों में अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी कालिदास का जो ऋतु संहार काव्य था उसका उन्होंने ऋतु तरंगिणी नाम से अनुवाद किया। और कालिदास का ही कुमार संभवम जो था काव्य, उसके प्रथम 5 सर्गों का सार उन्होंने कुमार संभव सार के रूप में अनुदित किया, मतलब अनुवाद करके कुमार संभव सार नाम दिया। ठीक है, आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कौन थे। हरिऔध जी माने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार थे। हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था। हरिऔध जी का जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। हरिऔध जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम बताइए। हरिऔध जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास है। यह विरह काव्य है और खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, प्रथम सफल महाकाव्य है और ये एक विरह काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। हरिऔध जी के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। हरिऔध जी के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ में है प्रिय प्रवास के अलावा पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चोपदे, बोलचाल, रस कलश और वेदेही वनवास आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई। तो प्रिय प्रवास की रचना 1909 से 1913 तक की अवधि में यह लिखा गया और इसका प्रकाशन 1914 में होकर के ये हमारे सामने आया। प्रिय प्रवास जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये प्रिय प्रवास जो है इसकी जो कथा वस्तु ये एक तो 17 सर्ग में लिखा गया है और इसकी जो कथा वस्तु है श्री कृष्ण के मथुरा जाने के वृत्तांत पर आधारित है। शुरुआत के सर्गों में कंस के निमंत्रण पर जब अक्रूर जी ब्रज आते हैं तो ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़कर श्री कृष्ण उनके साथ मथुरा चले जाते हैं। इसमें और मतलब ब्रजवासियों के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। उन्होंने ब्रज में रहकर जो भी लीलाएं की थी, जैसे पूतनावध, शक्टासुरवध, कालियावध, बकासुरवध, उन सब का इसमें चित्रण मिलता है। और बाद के सर्गों में 9 से लेकर अंतिम सर्गों तक में श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को समझाने के लिए भेजा था, तो उन सभी का चित्रण इसमें मिलता है।
इस प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, इसकी ये विशेषता है कि इसमें द्विवेदी युग में जो देश प्रेम, स्वाधीनता और सुधारवाद की जो लहर चल रही थी, मानवतावाद की जो लहर चल रही थी, उसका स्वर भी इसमें सुनाई पड़ता है। श्री कृष्ण इसमें भगवान के रूप में न चित्रित होकर के, मतलब महापुरुष के रूप में तो चित्रित हैं, लेकिन उससे भी अधिक वे विश्व कल्याण के लिए एक शुद्ध मानव के रूप में, एक जन नेता के रूप में उनका चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये प्रिय प्रवास की थोड़ी कथा वस्तु थी जो मैंने बताई आपको। हरिऔध जी के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो हाँ, ये बता दी मैंने। प्रिय प्रवास की रचना 1914 में वो प्रकाशित होकर हमारे सामने आया। प्रिय प्रवास पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रिय प्रवास पर उन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। वैदेही वनवास की रचना कब हुई? वैदेही वनवास की रचना 1940 में हुई। जैसा कि नाम से ही विदित है, वैदेही वनवास में सीता जी के वनवास का बहुत ही मार्मिक और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। धाराधर धामन नाम से किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया? धाराधर धामन नाम से मेघदूत ग्रंथ का अनुवाद किया गया, जो श्री कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें मेघ को दूत बना करके भेजा गया था। मेघदूत का अनुवाद किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण की काव्य कृतियों के नाम बताइए। राय देवी प्रसाद पूर्ण की काव्य कृतियाँ हैं मृत्युंजय, राम रावण विरोध और वसंत वियोग। ये जो है पूर्ण जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है स्नेही। कवि गया प्रसाद जी किन छंदों के प्रयोग में कुशल थे? कवि गया प्रसाद जी सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे, सिद्धहस्त थे। स्नेही जी ने किस प्रकार के गीत लिखे? स्नेही जी ने, मतलब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे। इनके अलावा पराधीन भारत की दुर्दशा, आर्थिक विषमता और अस्पृश्यता आदि विषयों पर भी उन्होंने बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली कविताएं लिखी। स्नेही जी ने किस काव्य पत्रिका का संपादन भी किया? उन्होंने सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किया। स्नेही जी की काव्य रचनाओं के नाम बताइए। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त थे। द्विवेदी जी के स्नेह और प्रेरणा से इनका लेखन शुरू हुआ और बहुत ही विकसित और उन्नत हुआ। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ था। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक या प्रथम कृति कौन सी थी या कौन सी है? रंग में भंग इनकी प्रथम पुस्तक है। गुप्त जी को अपार ख्याति किस काव्य ग्रंथ के कारण मिली? गुप्त जी को अपार ख्याति यानी प्रसिद्धि उनके काव्य ग्रंथ भारत भारती के कारण मिली। भारत भारती का रचना वर्ष बताइए। भारत भारती का रचना वर्ष या रचना काल 1912 है। रंग में भंग काव्य का रचना काल बताइए। रंग में भंग काव्य जो है वो 1909 में लिखा गया। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि कैसे मिली? गुप्त जी रचित जो भारत भारती काव्य था, उस ग्रंथ ने उत्तर भारत में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना का प्रचार प्रसार किया, विकास किया। तो उस भारत भारती के कारण देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना का विकास हुआ और तभी से गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। और वैसे भी उनकी सभी काव्य कृतियों में, सभी रचनाओं में देश के गौरव, देश के संस्कृति और देश के प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। गुप्त जी की क्या पहचान थी या है? गुप्त जी राष्ट्रभक्त और राम भक्त के रूप में गुप्त जी की पहचान है। मतलब गुप्त जी राष्ट्रभक्त या राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं और राम भक्त भी हैं। रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा महाकाव्य या कौन सा काव्य कहलाता है? रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत कहलाता है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी की रचनाओं के नाम बताइए। गुप्त जी की रचनाओं के नाम हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। अब यशोधरा का रचना वर्ष बताइए। यशोधरा जो काव्य रचना है उसकी रचना जो है 1932 में हुई। और यशोधरा ये भी एक प्रबंध काव्य है जिसमें गौतम बुद्ध के गृह त्यागों को केंद्र में रखकर यह लिखा गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा थी, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले जिनका नाम सिद्धार्थ था,
वे यशोधरा और अपने बच्चे राहुल को रात में सोता हुआ छोड़ करके चले गए। तो यशोधरा की उनके जाने के बाद क्या विरह जन्य पीड़ा थी और क्या जो उनके उल्हाने थे, उन सभी का बहुत ही प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण यशोधरा में हुआ है। यह गद्य पद्य मिश्रित विधा में लिखा गया है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। यशोधरा का रचना वर्ष बताइए। यशोधरा का रचना वर्ष 1932 है। साकेत कब लिखा गया? साकेत 1931 में लिखा गया और साकेत जो है वह 12 सर्गों में लिखा गया है ये काव्य, और यह मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें जो शुरुआती सर्ग उनमें राम को वनवास का आदेश दिया गया, अयोध्या वासियों को रोता हुआ छोड़कर वे भी वन गमन कर गए। तो उसमें राम के वनवास का आदेश, अयोध्या वासियों के क्रंदन और वन गमन की तस्वीरें हैं, दृश्य है, और अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वियोग का मर्मस्पर्शी चित्रण है। तो यह एक करुण रस से पूर्ण महाकाव्य है। साकेत कब लिखा गया? 1931 में लिखा गया। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्यों के नाम बताइए। गुप्त जी द्वारा जिन काव्यों का अनुवाद किया गया उनके नाम हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्र संहार, इनके अनुदित काव्य है। शायद मुझसे 1-2 प्रश्न छूट गए हैं। गुप्त जी की रचनाओं के नाम: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया आदि। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं के नाम बताइए। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। ये 4 काव्य ग्रंथ हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? जो मानसी है वह इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी की कविताओं की विषय वस्तु क्या है? मानसी जो काव्य ग्रंथ है उसमें देश प्रेम, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण पर कविताएं लिखी गई हैं। इनके खंड काव्यों के नाम और विशेषताएं बताइए। इनके खंड काव्य हैं मिलन, पथिक और स्वप्न हैं, जो काल्पनिक, कथाश्रित और प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। मतलब इनमें काल्पनिक कथाएं हैं और प्रेमाख्यान को लेकर के, प्रेम कथाओं को लेकर के इन खंड काव्यों की रचनाएं की गई हैं। द्विवेदी युग के अन्य कवियों के नाम बताइए। तो ये जो थे वो प्रमुख कवि थे, और इनके अलावा और भी कई कवि थे जिनके नाम उल्लेखनीय हैं: बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडेय, लोचन प्रसाद पांडेय, मुकुटधर पांडेय और गोपाल शरण सिंह इस युग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। द्विवेदी युगीन काव्य के भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और उच्च आदर्शों का काव्य है। मतलब द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसकी विषय वस्तु, उसका जो भाव पक्ष है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का चित्रण है, उसमें उदार राष्ट्रीयता है, जागरण है, सुधार है और उच्च आदर्शों का निरूपण है। इस युग के कला पक्ष की विशेषताएं बताइए। इस युग के काव्य में सभी तो काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, खंड काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, फुटकर कविताएं लिखी गई और खड़ी बोली के स्वरूप का विकास इसी युग में हुआ। खड़ी बोली इस युग की प्रमुख भाषा बन गई, उसकी भाषा परिमार्जित हो गई, परिष्कृत हो गई। ठीक है। द्विवेदी युग में गद्य की किन किन विधाओं का विकास हुआ? द्विवेदी युग में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचनाएं, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण सभी विधाएं लिखी गई, यानी सभी विधाओं का विकास हुआ। इस युग में कौन कौन से नाटक लिखे गए? इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमांचकारी और समसामयिक नाटक लिखे गए। समसामयिक माने उस समय की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और समस्याओं को लेकर नाटक लिखे गए। पौराणिक नाटकों की विषय वस्तु प्रमुखतः क्या थी? पौराणिक नाटकों की विषय वस्तु राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित थी। मतलब उनके जीवन से संबंधित विषय वस्तु और कथाएं, पात्र उस समय लेकर के पौराणिक नाटकों की रचना की गई। ठीक है। तो पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी।